अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया था। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत इन 3 जजेस के तबादले किए हैं, जिसका नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स ने 3 जजेस की मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुशाइन करार दिया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस ट्रांसफ़र को खुशाइन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अहम एलामिया जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइन करार दिया है। अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि जजेस की तैनाती का जो मामला है, अगर ये आइन के तहत किया गया है तो फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है? क्या इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। केपी के सदर जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत 8 फरवरी के जलसे से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें हिकमत अमली तय की गई है। कौन कौन इसमें शरीक नहीं हुआ, वजूहात क्या हैं शरीक ना होने की, और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भागने के बाद सड़कों पर आने का फैसला कर चुकी है? और इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को ख़त भी लिखा है। उस ख़त में क्या लिखा गया है, ये भी पैनल के सामने हम रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने कोयटा किया है, अमन अमान के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है। क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और इससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? आज के प्रोग्राम में इन तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे से अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, और जवाद फैज़ी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आदिल साहब, जजेस की तैनातियों की बात करते हैं। 3 जजेस को तैनात किया है और इसे चीफ जस्टिस साहब ने भी खुशाइन करार दिया है, लेकिन वकला इससे नाखुश नज़र आ रहे हैं। अगर आइन के तहत ये तैनातियाँ हुई हैं तो फिर एहतजाज कैसा, क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है इसको? देखिए, ये तो होना ही था। जिस किस्म का बिहेवियर था अदालतों का, और जिस माइंडसेट के साथ चीज़ें चल रही थी, एक पॉलिटिकल माइंडसेट के तहत जो है एक मखसूस जमात को जो है वो जिस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा था, उसका नतीजा यकीनी तौर पर यही था। जिस तरह का जुडिशल एक्टिविज़म हमने साकिब निसार साहब के दौर में देखा, या उसके बाद बंदयाल साहब के दौर में देखा, और फिर जिस तरह से बहुत सारे जो फ़ैसले हैं जिसमें आइन की जिस तरह से तशरीह की गई, उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर एक पॉलिटिकल जमात को पहुंचाने की कोशिश की गई। तो जब जजेस एक माइंडसेट के साथ अदालतों में बैठेंगे, उनके फ़ैसले जो है कंप्रोमाइज़ होंगे, तो जब तक अदालतों के पास इख्तियार था वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद फिर अब एग्जेक्टिव ने जो है वो यकीनी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। पहले उन्होंने 26वीं तरमीम की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियाँ आई, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ऑलरेडी एक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। आपको पता है कि वो 6 जजेस ऑलरेडी एक ऑब्ज़र्वेशन दे चुके थे, अपने ख़त के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे। और अब जो नई जो होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, नए जजेस की तकर्री होनी है, तो उसमें कभी इम्कान तो यही है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज होते। तो ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत में भी पाए जाते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जिसकी वजह से हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को जो है प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से जो ये तब्दीली की गई है उसका यकीनी तौर पर सीनियरिटी पर असर हुआ है। और आज जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है उसमें सरफराज डोगर साहब जो है वो पहले नंबर पे आ गए हैं, सीनियर तरीन जज हो गए हैं। तो अब अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर सरफराज डोगर साहब जो है उनके लिए रास्ता आसान हो गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बन सकते हैं। तो ये
जिसे कहते हैं कि हर चीज का एक रद्दमल, ये रद्दमल के तौर पर एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये सारा कुछ नजर आ रहा है। वो आइन के रद्दमल के तहत तौर तो पे आपको जरूर है, लग रहा है लेकिन कि असल चीज़ तो ये कि सब कुछ नीयत हो रहा क्या है। नसीब नीयत बागा वही साहब, है। आपको भी ये लग रहा है कि रद्दमल पे ये सब कुछ हो रहा है? बेशक आइन के आर्टिकल के तहत ये काम हो रहा है, लेकिन अब जैसे कि बात हम कर रहे थे कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्हें बेंच 2 दे दिया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जिनके पास सीनियर प्योनी जज का ओहदा था, बेंच 2 था, मगर अब उन्हें बेंच 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, यही वो खदशात थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं उनको थे, और उन्होंने कबल अज़ वक्त ये ख़त लिख के इस इशू को बहुत बड़ा इशू बना दिया। वक्त से पहले लोगों को कहा, और उनके साथ साथ बहुत सारे वकला जो हैं वो भी शामिल हो गए। अब बात यह है कि अगर तो ये आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने ऐन कानून के मुताबिक ये फ़ैसला किया और ये ट्रांसफ़र्स की हैं, तो फिर मेरा ख्याल में इस पर किसी को एतराज़ करना तो नहीं चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि जब सीनियरिटी लिस्ट चेंज हुई है, एक तो ये वजह, और दूसरा ये मौका देखें, और वही जजेस 6-7 जिन्होंने इससे पहले भी एक मशहूर व मारूफ ख़त लिखा जो कंट्रोवर्शियल बना, जिस पे बहुत ज़्यादा ले दे हुई, अब उसी चीज़ का दोबारा तसलसल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इस वजह से ये ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है लोगों को। अगर ये इस तरह के इश्यूज़ ना होते तो शायद ये बात इतनी हाईलाइट ना होती। जब उनकी सीनियरिटी चेंज हुई, जब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनमें से कोई चीफ जस्टिस नहीं बन सका, और अचानक ये 3 जजेस का जो तबादला हुआ है, अगरचे ये बात कुछ मुनासिब लगी नहीं है ना सब लोगों को, वकला को भी, जजेस को भी। अदरवाइज़ अगर ये रूटीन में चुप करके काम पहले का हो चुका होता तो शायद ये इतना बुरा ना लगता। ये ख़राब लगा इसलिए है, इसका जो इशू बन रहा है वो इस वजह से है कि एक तो अचानक उनकी सीनियरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। जैसे सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज बन गए, और यकीनी तौर पर आने वाले वही जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे, और जो नंबर पहले पे थे वो अब नंबर 2 पे हो गए। जब इस तरह का जो इनकी जो चेंज होती है सीनियरिटी, तो यकीनी तौर पर जजेस जो हैं अपना रिएक्शन देते हैं, और फिर वकला भी उनके साथ हैं। आपने देखा कि बहुत सारे वकला ने भी इस पर एहतजाज किया, और कल जो हैं बहुत सारी अदालतों में बायकआउट हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई काम कानून आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने किया है तो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि इस पे इतराज़ नहीं होना चाहिए। जवाद फैजी साहब, जजेस के हालिया तबादले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अदलिया इसमें तकसीम होती हुई नजर आ रही है, सूरत हाल कहाँ जाती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि तकसीम नज़र आ रही है। ये तकसीम होगी ना होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी अदालतें होती हैं उस पे अंदर कोई हरफ़े आखिर नहीं होता कि सीनियरिटी पे नंबर 1 पे जो है वही चीफ जस्टिस बनेगा और बाकी मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता। इसकी स्टडी और रिसर्च करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी दुनिया भर से। एक बात मैं बिल्कुल वागा साहब कह रहे हैं कि अगर तो सदर मुमलिकत ने कानून के मुताबिक काम किया है तो फिर किसी जज को, किसी वकील को, किसी बार को उस पर एहतजाज और बाइकाट और हड़ताल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक सोची समझी चीज़ें कुछ होती हैं मुबैना तौर पे जो इधर उधर से आ जाती हैं, और उसके बाद उस बात का बतंगड़ बनाया जाना, पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश करना कि जजेस जो है अपनी मर्ज़ी के लाए जा रहे हैं और खुदा न खास्ता फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के कराए जाएंगे। ये दागदारियाँ जो है ना, ये उसकी एक साजिश होती है। बाकी आपके सामने ही है, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, कि पूरी दुनिया में मराहत के हवाले से 7वें नंबर पर जो अदलिया हो और वो इंसाफ की फराहमी में किस जगह पे बैठी है, लिहाजा उस पर ज़्यादा हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। उस पर इज़्ज़त व इफ़्फ़त माब जो जस्टिस साहबान हैं उनको उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि इस बात पे कि कोई अगर पंजाब से या लाहौर हाई कोर्ट से आ गए या सिंध हाई कोर्ट से या बलूचिस्तान से। और माजी का मैं एक हवाला भी दे दूँ, माजी के अंदर एक जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट से आए और उसके बाद इसी तरह ही
हड़ताल हुई, इसी तरह एहतजाज हुआ और उस वक्त के जो बार के सदर थे वो भी जज बन गए। अब वो कौन है, इसको आप ढूंढिएगा ज़रा कि वो इस वक्त किस ओहदे पे मुतमक्कन है और अब दोबारा से ये क्यों हड़ताल हो रही है। इस पे तफसील से गौर करने की ज़रूरत है कि अब भी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जब ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद किसने वो हड़ताल करवाई थी और कैसे जस्टिस बन गए थे, ये मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता नाम लेके। इस पे ज़रूर आप भी गौर कीजिएगा। और चलिए आदिल साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तो इस तबादले को खुशाइन करार दिया है। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आर्टिकल 200 का जो उसकी रूह है कि वो जो कंसेंसस चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और मुतलका चीफ जस्टिस का और सदर ममलिकत का जो एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था, वो आइन की रूह से तो वो सारे मामला उसके तकाजे पूरे किए गए हैं। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये रवायत जो है वो चलती रहनी चाहिए, सिर्फ अब नहीं, मुस्तकबिल में भी इस तरह जजों के तबादले होने चाहिए। तो इसके बाद तो जो है वो वकला को एहतजाज, यकीनी तौर पर एक आपको पता है कि वकला एक मखसूस ग्रुप से ताल्लुक़ है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ रिएक्शन जो है हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो है वो देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार ने तो ऑलरेडी इसकी हिमायत कर दी है। तो वकला ऑलरेडी तकसीम ज़्यादा है। जो हुकूमत के करीब तरीन समझे वाला जो माइंड सेट है वो वकला का वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है और यकीनी तौर पर वो वकला जो है वो अक्सरियत में भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जजेस को भी अपने फैसलों से देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ऐसी अदलिया की तरफ से कौन सी जो है वो गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो दो इदारे जो हैं, एग्जेक्टिव और अदलिया जो है वो आमने सामने खड़े हुए। बदकिस्मती से माजी में हमने देखा तो जो पावर का तवाज़ुन है वो कुछ और होता था, इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा जो है वो हमेशा अदलिया की तरफ होता था। तो इसलिए हमने हमेशा अदलिया को ताकतवर देखा और एग्जेक्टिव हमेशा जो है वहाँ पर सरनगू होते देखी। अब थोड़ी सी चूँकि पावर शिफ्ट हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा जो है वो हुकूमत की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे फैसले जो हो रहे हैं जो माजी में जिनकी मिसालें हमें नजर नहीं आती थी। पहले हमें का पलड़ा हुकूमत की तरफ है तो हुकूमत का पलड़ा भारी है। नसीर वागा साहब, आपको क्या लगता है कि यही वजह है या हमें फिर पॉलिटिक्स होती हुई देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया के अंदर भी इस तरह की सियासत लाने की कोशिश की जा रही है और पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है अदालती फ़ैसलों को और जजेस को, इन तैनातियों को। हालांकि जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम जो लाहौर हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, फरवरी 2008 में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ वो चीफ जस्टिस बन गए। ये एक मिसाल है। इसके अलावा जस्टिस एम बिलाल खान लाहौर हाई कोर्ट में थे और इनका 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला हुआ और वो भी चीफ जस्टिस के तौर पर वहाँ खिदमात सर अंजाम देते रहे। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। एक मखसूस सियासी जमात जो है वो इसको ज़्यादा हवा दे रही है। भाई देखिए, इससे तो फिर खुद ही ये तासुर उभरेगा ना कि ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़ास जजेज़ हैं, ख़ास वकला हैं, सिर्फ वो उन्हीं के ही हक़ में या दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं। कम से कम जो हमारी अदलिया है उन पर इस तरह की कोई मोहर साबित नहीं होनी चाहिए कि ये जज जो है वो फ़लाँ के एंटी है और फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। ये मैं कहता हूँ ये अदलिया का बहुत बड़ा नुकसान है। एक जज जो है जिसका मनसब ये है कि वो बिल्कुल इंसाफ का तराजू पकड़ के बग़ैर किसी लेतो लाल के अनबायस्ड हो के फ़ैसले करे। हम खुद ही और चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इन फ़ैसलों को ख़राब कर रहे हैं, इस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। मतलब उन्हीं जजेस के ऊपर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके शायद वो खुद तो ना चाहते हों जजेस, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह इस इशू को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी है, हमारी अदलिया के निज़ाम को भी है और बिल्कुल ऐसी जजेस को भी है। ये बिल्कुल पूरे अदलिया के निज़ाम को नुकसान पहुंचाएगा। जवाद साहब, सारा मामला शुरू हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद से। अब वकला बरादरी ने 26वीं आईनी
तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने इस्लामाबाद में दीगर हाई कोर्ट्स की जजेस की मुंतकली के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसे मंजूर नहीं करते और हम एहतजाज करते हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम से मामला जो है वो चल रहा है और ये उसी का ही ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स है। देखिए, ऐसी गुफ्तगू 26वीं आईनी तरमीम के उस मौका पर भी हुई थी। उस वक्त भी हमने प्याली में तूफ़ान जो है वो बपा होते देखा था और उस वक्त भी ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा आज ही मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि हमने उस पर तजावीज़ दी और वो 26वीं आईनी तरमीम हुई। लिहाजा उस वक्त भी हम ये सोच रहे थे कि PTI मौलाना के दर पर जा रही है, उनकी जो है इमामत में नमाज अदा हो रही है और फिर वो जो पिछले नारे थे मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या लगा करते थे। लिहाजा ये अब भी एक कोशिश है, लेकिन जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुशाइंद करार दे दिया, जहां पे मामलात आगे बढ़ने लग गए हैं, तो ये खालिस्तन जिस तरह मेरे दोस्तों ने ये जिक्र भी कर दिया कि ये एक फिर से तूफान अपने वालों वो जो है वो प्याली में ही करना चाह रहे हैं और वो 8 फरवरी को कोई एहतजाज करना चाह रहा है, 10 को कोई करना चाह रहा है, वो कला को साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है, फिर सियासी कारकुनों को दोबारा से ये हरारत देने की कोशिश की जा रही है। उसका भी आप अगले सेगमेंट में मेरा ख्याल है जिक्र करेंगे PTI के हवाले से, तो तब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है आदिल साहब, ये तमाम तर एहतजाज और ये तमाम तर्ज किया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि जजेस ने अपना काम शुरू कर दिया है, उनको रोस्टर के अकॉर्डिंगली उन्होंने ड्यूटी भी उन्हें असाइन हो गई हैं। देखिए, पाकिस्तान में अगर हम देखें ना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को अगर हम देखें तो उस वक्त जो है वो जनरल कियानी जो की सपोर्ट हासिल थी उस पूरी तहरीक को, इसीलिए वो वकला तहरीक कामयाब हुई और जुडिशरी के जो मामलात हैं वो बहाल हुए और उसका नतीजा ये निकला कि एक जुडिशल एक्टिविज़म जो इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से जो है वो अदलिया में आया और उसके बाद के हालात फिर हम देखते रहे कि किस तरह से जो है वो जजेस जो है वो फैसले करते थे और किस तरह से दरबार लगाते थे। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को देखा जो साकिब निसार साहब की अदालत में सिर्फ दरूद पढ़ते रहते थे कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता भी रहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को दीवार के साथ खड़ा कर देते होते थे। तो हमने वो अदलिया का जो है वो मोड भी देखा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत को है, तो इसलिए जो ये इस तरह की तहरीकें हैं, वकला की तहरीक हो या जजेस के जो रवैया है या रिमार्क्स है, वो उससे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फ़र्क पड़ सकता है। आने वाले कोई अगर फैसलों के अंदर कोई जजमेंट ऐसी हो सकती है जिससे शायद हुकूमत को तकलीफ पहुंचे या इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ पहुंचे, अदरवाइज इस एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एग्जेक्टिव है उसने आइन के मुताबिक अपना काम कर दिया है, अब चीजें इसी तरह चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ होना था वो हो गया है। अब 10 फरवरी को नए जजेस आ जाएंगे, तो वहां पे भी जो एक प्रेशर है इस वक्त कि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक अक्सरियत है हुकूमत मुखालिफ माइंडसेट रखने वाले जजेस की, उसमें बैलेंस हो जाएगा तो उसमें भी चीज़ें बेहतर तब्दीली की तरफ चली जाएंगी। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चूंकि अब सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है, एक मखसूस माइंडसेट के जजेस ऑलरेडी वहाँ बैठे थे जो मुसलसल जो है वो ख़त किताबत कर रहे थे, अब जो है वो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो ये जिसे कहते हैं कि हुकूमत ने आइन का सहारा लेकर एक अरेंजमेंट किया, यकीनी तौर पर ये हुकूमत ने आइन का सहारा लेके जो अरेंजमेंट की है, ये आप लगता है कि कब तक ये खुशहाल रहेगा मामला और खुश उसलूबी से चलता रहेगा? तब तक जब तक फैसले हक में आते रहेंगे। अगर कोई भी फैसला खिलाफ आया तो फिर हम फिर तब्दीली देखेंगे इसमें। आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करता हूँ। बात यह है कि इस तरह के फैसलों को पब्लिक की सपोर्ट भी हासिल होनी चाहिए। अगर आप जजेस के इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, सीनियरिटी लिस्टें तब्दील हो रही हैं, उसमें वकला भी शामिल हैं और उसमें पब्लिक भी शामिल है। देखिए ना, एक पहले ख़त आ गया, उस ख़त के बाद फिर ये अचानक 3 लोगों की ट्रांसफ़र हो गई, फिर वहाँ पे चीज़ें तो खुद ब खुद मशकूक होती गई ना। मैंने पहले भी कहा कि ये टाइम जो था ना, ये टाइम इस तरह के काम का नहीं था। तो बात यह है कि इस तरह के जो फैसले अब कहे जा रहे हैं, जैसे आदिल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में,
मेरा ख्याल में ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए और इस तरह के फ़ैसले ही नहीं होने चाहिए कि आवाम को या वकला को या पब्लिक, जनरल पब्लिक को इस तरह का कोई तासुर मिले किसी जज के फ़ैसले से कि ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ है। ये एन मेरिट पे होना चाहिए। इसी तरह अगर ये ट्रांसफ़र्स हुई हैं, बिल्कुल आदिल साहब सही कह रहे हैं, तो अगर ये मेरिट पे हुई हैं तो मेरा ख्याल है इसको मनो अनकबूल कर लेना चाहिए और इन बातों को इशू बनाकर एक नया जो मामला ख़राब करने की और मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की, अदलिया के निज़ाम को डिसऑर्डर करने की जो कोशिश है, मेरे ख्याल में इससे और ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा। लोगों के अंदर अनरेस्ट फैलेगी, लोगों का अदलिया पे एतमाद उड़ जाएगा, फिर हर फैसला जो है वो मशकूक हो जाएगा, जो कि इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी अदलिया पर, अपने इदारों पर, अपनी हुकूमत पर, इवन चाहे हमारी अपोजिशन भी है, उन पर तमाम आवाम को पूरा यकीन और पूरा यकीन होना चाहिए। फैजी साहब, इस्लामाबाद की जो तीनों नुमाइंदा बल्स हैं, उन्होंने कहा है कि पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अब फतह करने की कोशिश की गई है इन तकर्रुरी और तबादलों के बाद। देखिए, मेरी राय शायद इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। उसकी वजह यह है कि मैं 33 बरस से इसी दश्त की सयाही में हूँ। मैंने तो आज तक ना इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करने की कोशिश की है, बल्कि इवन बर्दाश्त भी नहीं की। बैरून मुल्क भी मेरा रिकॉर्ड गवाह इस चीज़ का। लिहाजा मसला ये है कि जब मैं किसी की पगड़ी उछाल ही नहीं रहा तो मुझे तो डर नहीं होना चाहिए। और जर्नलिस्ट जो है, बेसिकली जर्नलिस्ट जो है, मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, वागा साहब भी और आदिल साहब भी, जो जर्नलिस्ट है वो तो पहले ही जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, जो पैराट्रूपर्स आए हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जिनको जर्नलिज्म के एथिक्स का इल्म नहीं है, अब देखें ना इस मुल्क में आके वो कोई कह दे जी मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो सर लाके देगा उसको इतने करोड़ इनाम दूंगा। क्या ये मीडिया पे चलने वाली बातें हैं? क्या ये चलने वाली बातें हैं कि मेरी बीवी को कुछ हो गया तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा और 4 रिपोर्टर जेल से आते हैं? मैं तो वो भी बांडा फोड़ के आया हूं जब मैं 17 जनवरी को जेल में मौजूद था। और मैंने जिस तरह जनाब इमरान खान से ये सवाल कर लिया कि जनाब पूरी दुनिया में गाजा फ़लस्तीन का इशू है, आप क्यों नहीं इसराइल की मजम्मत करते? उसके बाद जो जिस तरह मेरी और मेरे दोस्त जो वहां गए हुए थे उनकी जिस तरह मां बहनें की गई है, मैं तो मुतासर हूं इस हवाले से। मुझे तो हमारे बारे में जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, हमारी फैमिलीज भी मौजूद है, हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही है, गालम ब्रिगेड जिस तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं तो मुतासर हूं। मैं तो समझता हूं कि हर एक को मादर पितर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हमने माजी में भी देखा, जब इस मुल्क के हवाले से इंसानी हुकूक का नाम लेके, मीडिया का नाम लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेके, वकला को साथ शामिल करके जब इंटरनेशनल तस्वीर बनाना चाहते हैं ना, जो हेडलाइंस लगे और फ्रंट पेज पे छाया हो, ना सेंसिबल होता है कि उसे पता है उसने क्या बात करनी है और क्या नहीं। और ये जो पीका एक्ट है शायद आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है नाजरीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने मुज़ाकरात का तो बायकॉट कर दिया है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। क्या प्लान है, क्या हिकमत अमली है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में जलसा करने जा रही है 8 फरवरी को, और इसी सिलसिले में बताया ये जा रहा है कि एक इजलास हुआ है। जुनेद अकबर ने इसकी सदारत की है और इसमें हिकमत अमली तैयार की गई है इस जलसे को लेके। अली अमीन गंडापुर साहब ना तो इसमें शरीक हुए, ना ही उन्हें दावत दी गई, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे जो ब्रीफ़ किया गया, जुनेद अकबर साहब ने उन्हें ब्रीफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि जो माजी की गलतियाँ हैं उनको नहीं दोहराएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि तब तक मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगा जब तक तमाम कारकुन पहुँच नहीं जाते। हम कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, हम कोई बड़के नहीं मार रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इतने लोग आप लेके आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हों। और बार बार उन्होंने दोहराया है कि माजी की गलतियों से हम सीखेंगे और वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। आदिल साहब, डायरेक्ट अटैक किया है इनडायरेक्टली जुनेद साहब ने, और अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद भी नहीं थे। क्या ये जो जलसा होने जा रहा है 8 फरवरी को, ये कामयाब जलसा होगा? देखिए, देखना होगा। बड़ा इम्तिहान है जुनेद अकबर के लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अली अमीन का मुखालिफ ग्रुप है उसको अब इमरान खान ने आगे किया है, और जिसकी वजह से ऑलरेडी पार्टी में जो है वो कई तकसीम हैं। तो अब एक नए ग्रुप को जब आप प्रमोट करते हैं तो जो अली अमीन गंडापुर है, जो सूबे के चीफ एग्जेक्टिव है, जो माजी में जितने भी
जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हुए उसमें जो ज़्यादातर फैसिलिटेशन थी वो तो केपी हुकूमत की तरफ से रही थी। अब अगर आप अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला होने के बावजूद उसमें से माइनस करेंगे और आप टारगेट करेंगे तो यकीनी तौर पर पार्टी में जो तकसीम है वो आपको 8 फरवरी को बड़ी वाज़ह नज़र आएगी। हो सकता है कि जो चूंकि साबिक स्पीकर का जो है वो हल्का है इलाका है तो वहाँ पर कारकुन पहुँचने में शायद कामयाब भी हो जाए और चूंकि उनकी हुकूमत भी है किसी न किसी सेंस में तो लेकिन बात यह है कि अगर आप पार्टी में तकसीम दर तकसीम करते जाएंगे, फैसलों के इख्तियार किसी के पास होंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि जो है वो पार्टी इंतशार का शिकार नजर आएगी। तो अभी जो केपी में जो तकसीम है उससे पार्टी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जुनैद अकबर, मेरा नहीं ख्याल है कि चीज़ों को उस तरह से लेके चल पाएंगे जिस तरह से हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि जिस तरह से इस्लामाबाद में की तरफ मार्च हुआ। इसी तरह की तकसीम हमें पंजाब के अंदर भी नजर आती है और बदकिस्मती ये है कि 8 फरवरी को जो है वो पंजाब में लाहौर के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है। उस वक्त उस मौके के ऊपर जो है स्पोर्ट्स का इवेंट है, उस मौके के ऊपर अगर इस तरह की जो है वो एहतजाज की कोशिश की गई, उसका रद्दमल के तौर पर जो भी जो है हुकूमत की तरफ से या लाहौर की इंतजामिया की तरफ से जो कुछ होगा तो वो उससे एक हाइप क्रिएट होगी यकीनी तौर पर। और तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से ऐसे मौके तलाश करती है कि जिससे उनको जो है वो पॉलिटिकली फायदा पहुंचे और मामला इंटरनेशनली हाईलाइट हो। तो ये तहरीक इंसाफ को जो जरूरी इस वक्त जरूरी है कि एक तो ये है कि उनको अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना चाहिए, ना कि तकसीम करना चाहिए। लेकिन इमरान खान अंदर से बैठ के जो आप जो सूरत हाल देख रहे हैं ऑलरेडी पार्टी तकसीम का अब अली अमीन गंडापुर साहब का जो मुखालिफ ग्रुप है जुनैद अकबर की सूरत में वो अब सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी को कोई बहुत हमें बड़ा जलसा देखने को मिलेगा या वहाँ पे तकसीम की वजह से सूरत हाल बिगड़ती हुई आप देख रहे हैं? ये ख्याल है कि ये जलसा उस लेवल का बिल्कुल नहीं हो सकेगा जो पहले यहाँ पे इस तरह के जलसे होते रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर को एक बहुत बड़ा एज ये हासिल था कि वो सूबे का वज़ीर आला भी है। आप ये देखें कि अगर सूबे का वज़ीर आला और केपीके का सदर होने के बावजूद भी जो जलसे जो कुछ वो होते रहे, अब जैसे आदिल साहब ने बहुत क्लियरली ये बात की कि हकीकत में तो उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी केपीके में अपनी पार्टी। अब मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं कि जो अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है वो किसी सूरत भी इस जलसे में शरीक नहीं होगा। वहां एक नया ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे और चूंकि जुनैद अकबर को ताज़ा ताज़ा सदारत मिली है वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जलसे में आएँ और नए ब्लड के साथ वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करे। जबकि अली अमीन गंडापुर को जो एज हासिल था, अब देखिए जुनैद अकबर वज़ीर आला नहीं है, अली अमीन गंडापुर के साथ पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा लाओ लश्कर, बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन और दूसरी इमदाद भी शामिल होती थी। उनका अपना ही इतना बड़ा एक प्रोटोकॉल और मजमा और एक लाओ लश्कर होता था। इंटेंशनली वो सपोर्ट नहीं वो सपोर्ट इस दफ़ा जुनैद अकबर को जब नहीं मिलेगी तो यकीनी तौर पर ये जलसा, ये निज़ाम उतना बड़ा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, ये उनकी खाम ख्याली है कि केपीके में 2 ग्रुप बनाकर अगर वो जुनैद अकबर को सामने लाकर एक बहुत बड़ा एहतजाज और जलसा कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल इसमें वो कामयाब होंगे और शायद पीटीआई की ये जो हिकमत अमली है और ये जो फैसला है ये किसी सूरत भी उनके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। एक पार्टी जो ऑलरेडी तकसीम कर रहा है उसमें हम मजीद फूट, मजीद तकसीम देख रहे हैं। जब तक पार्टी एक पेज पर नहीं होगी, एक मोटिव, एक गोल नहीं होगा तो अपने मकासद कैसे हासिल कर सकेंगे ये? देखिए, जिस तरह पहले बात हो गई, मैं वो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन एक बात यह है कि ये जलसा बड़ा हो या छोटा हो, बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये बातें मज़ीद आगे आएंगी कि देखिए जी इन्होंने ही जलसा कामयाब नहीं होने दिया। वो जो वजारत आला के हवाले से चीज़ें चल रही थी ना कि ये इस काबिल है नहीं है, ग्रुपिंग है, क्यों है, कैसे है, आतिफ खान भी मुतहर्रिक हैं, बाकी भी मुतहर्रिक हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है हमें केपी के सूबा में वज़ीर आला की तब्दीली की ख़बरें वो ज़्यादा नुमायाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारा मलबा डाल दिया जाना है अली अमीन गंडापुर पे। क्योंकि जितनी बातें सामने आ चुकी
हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इनके मामलात, फिर इख्तलाफात, फिर वो बानी चेयरमैन तक पहुँचे और उसके बाद ये फैसला हुआ, जुनैद अकबर को सूबाई सदर बनाया गया। लिहाजा अभी जुनैद अकबर के मसल्स का आप वो ना सोचे कि उस पर कोई शक का इजहार होगा। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे तो यही नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर को बजाय अचानक से साइड पे किया जाए या पीछे किया जाए या नुमाया ना रखा जाए, तो ये सारा वो प्लान है कि सारा मलबा अब उन्हीं पे डाल दिया जाएगा और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। देखें, ये ज़हन में रखें, अभी जिक्र हुआ कि वो किसका एरिया है, किसका हल्का है, वो असद कैसर साहब का हल्का है, वहां पे देयर इज नो डाउट के उनको मानने वाले मौजूद हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि असद कैसर साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के भी बहुत करीब है, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर आमने सामने है डेरा इस्माइल खान में, और तड़का उसके ऊपर ये है कि गवर्नर केपी के जो कुंडी साहब है वो भी उस वहीं से हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक नहीं, तरफीन और तरफैन से जो है ना वो अब जो मेरा ख्याल है कि वो मुअक्कल जो है ना वो काम करना शुरू हो गए हैं। आदिल साहब, आप भी यही डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी, और दूसरा जो बानी पीटान खान साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है जो दो बार खुद एनोरोज़दा हैं। देखिए, चीफ जस्टिस को भी लिखा है और उन्होंने आज आर्मी चीफ को भी लिखा है, और उसमें वही चीज़ें दोहराई हैं जो उनका बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उसी ख़त में जो है वो एक तरफ आप जो है बातचीत के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ताकत जिनके पास है उनसे बातचीत करनी है, और दूसरी तरफ आप जो ख़त लिख रहे हैं उसमें आप जो फ़ौज की क़यादत है उसी को आप टारगेट करते हैं, उसी तरह की आप इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपसे बातचीत की जाए, तो कौन बातचीत करेगा? और बात यह है कि सिर्फ ख़त लिखने से मसले हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ को, बानी पीटीआई को अपना रवैया खुद तब्दील करना होगा। जहाँ तक अभी बात हो रही थी अली अमीन गंडापुर की, मैं उसमें ये बताऊँ कि देखें उनकी तरफ से भी जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन आना शुरू हो गया। बानी पीटीआई ने तैमूर झगड़ा को और कामरान बंगिश को जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनाने की बात की थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हलचल जो है केपी के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये यकीनी तौर पर हो सकता है कि ये जो है आखिरी महीना चल रहा हो अली अमीन गंडापुर के लिए, लेकिन असल चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ पहले भी जो है वो वन मैन शो था, वहाँ पर जो इमरान खान कहते थे चीज़ें उसी तरह चलती थी। अब भी वही सूरत हाल है, तो टूट फूट जो है वो अब मज़ीद जो है वो गहरी होती जा रही है। उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को शायद ना हो, उसका नुकसान ही होगा। और जहाँ तक मुखालफत है अली अमीन गंडापुर की, वो मौलाना फजल रहमान की, ये एक ख्याल तो यही किया जा रहा था कि शायद बातचीत जो मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अली अमीन गंडापुर ही हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, और मेरा नहीं ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से शामिल हो के सिर्फ इस बुनियाद पर एहतजाज का हिस्सा बने कि उसका फ़ायदा बानी पीटीआई को हो, उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो जाएं या उनके जो कारकुन जेल के अंदर हैं वो बाहर निकल आए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान जो है इस तरह के एहतजाज या इस तरह के इत्तेहाद का कोई जो है जब वो हिस्सा बन सके। बड़े वाइस पॉलिटिशियन हैं और वो यकीनन सोच समझ के ही किसी भी जमात का साथ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि सूरत हाल इतनी भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब कोई अपने आप को अक्ल कुल समझ लेता है और सूरत हाल को उस तरह से नहीं देखता तो वो अपने लिए मुश्किल खुद खड़ी कर लेता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहना यकीनन गलत नहीं होगा। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। उन्होंने दौरा किया है, कहाँ पे दौरा किया है, क्या सूरत हाल जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा के दौरे की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों कल्लात में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में बहादरी से लड़ते हुए जवान ज़ख्मी हुए हैं उनकी उन्होंने अयादत की है, और जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को भी उन्होंने सलाम पेश किया है। साथ ही साथ उन्होंने सूबाई क़यादत से मुलाकात की है और अमन अमान की जो सूरत हाल थी उस पर उन्हें ब्रीफ भी किया गया है। आदिल साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। हुकूमत की क्या हिकमत अमली इस हवाले से हो सकती है जो इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर के इस तरह के दौरों से कोई बलूचिस्तान के हालात पे कोई फ़र्क पड़ने वाला। वहाँ का बुनियादी मसला जो है वो ये है कि जो रियासत
और आवाम के दरमियान जो गैप है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो है जिसको हाईलाइट करके जो कालाधन तंजीमें हैं वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं और उसका फ़ायदा पॉलिटिकली भी और दीगर एहतजाज के ज़रिए भी उठाने की कोशिश करती है, वो है मिसिंग पर्सनस का मामला। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो वसाइल की तसीम है या फिर जो पॉलिटिकल सेटअप है बलूचिस्तान का वो इतना पैथेटिक है। आप देखें कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें पहले मियां नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग सेलेक्ट किए, उसके बाद जरदारी साहब गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग सेलेक्ट किए और उसके बाद फिर एक मिली जुली सी हुकूमत वहाँ पर जो है वो बना दी गई उन्हीं इलेक्टेबल्स की जो हर दफ़ा जो है वो इलेक्शन जीतते हैं और फिर वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। इसी वजह से जो डिस्टेंस है रियासत का और आवाम का वो बहुत जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो हालिया वाक़यात हुए कलात के अंदर, इसमें भी एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का रुझान जो है वो सामने आया। कलात में भी रात को ये कालाधन तंजीम के लोग जो है वो नीचे उतरते हैं, बैंक लूटते हैं, फिर जला देते हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं। इससे पहले वो जो खुजदार के अंदर भी इसी तरह का हुआ था कि वहाँ भी बैंक लूटा और उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो फायरिंग की। तो ये रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है रियासत प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे होते हैं या आर्मी चीफ के दौरे हैं उनसे मसले हल नहीं होंगे। दौरों से आगे की बात अब देखने की जरूरत है। रियासत और अवाम के दरमियान जो गैप है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है? कोई शक नहीं है कि जब तक वहाँ के रहने वाले लोगों और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और दूसरे इदारे वो मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, ये बात ख़त्म नहीं होगी। असल बात यही है। मेरी बलूचिस्तान के चंद लोगों से बात हुई, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि वहाँ लोग कहते हैं कि हमें भेड़ बकरियाँ समझा जा रहा है, शायद हमें पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, हमारे साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो दूसरे लोगों के साथ सलूक हो रहा है। वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा समझते हैं या वो समझते हैं कि हमारे हकूक़ को सलब किया जा रहा है, हमें वो कुछ नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। यही वजह है कि शायद वो उस पूरी कुव्वत और ताकत के साथ और दिल के साथ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का साथ नहीं दे रहे और दहशतगर्दी का जो ख़ात्मा है वो वहाँ तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अवाम के दिल साथ नहीं धड़केंगे, पूरे मुल्क की अवाम के साथ और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज CM हाउस CMH कोयटा का जो दौरा है इसमें कोई शक नहीं है कि उससे हमारी मुसल्लह अफ़वाज के वो ज़ख्मी जवानों के हौसले और बुलंद हुए हैं और उन्होंने उनको कहा है कि इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी बहुत ही अप्रिसिएशन मिली उन लोगों को। देखें 18 जवान जो हैं वो हमारे वहाँ शहीद हो गए, लेकिन उसका रिज़ल्ट उन्होंने हमेशा हासिल किया है। देखिए ये जब तक वहाँ सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे जवान खड़े नहीं होंगे, कुर्बानियाँ नहीं देंगे, यकीन जाने कि ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी शायद अब तक कई दर्जे जवानों की कुर्बानियाँ हैं। हम पूरी कौम खिराज तहसीन पेश और हम बड़े ममनून हैं अपने जवानों के। लेकिन फैजी साहब, मसले का हल निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि दौरों से खाली कुछ नहीं होगा। वाक़ा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तानी ही नहीं समझा जाता। यकीनन मेरे दोस्तों ने जो निशानदेही की है उसको एड्रेस होना चाहिए, एहसास महरूमी ख़त्म होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो जो वहाँ पे है ना जी के वडेरा और सरदार और वो वही इलेक्टेबल्स अगर आते हैं हर जमात की सूरत में उसमें शामिल होकर, तो उस पर भी हमारे जो आला अज़हान हैं, अहले सियासत हैं, उन्हें सोचना चाहिए। रह गई दूसरी बात जो अभी बात नहीं हो सकी, देखिए हर फौजी जवान उसको सैल्यूट है, उसको सलाम है। वो क्या कलेजे होंगे उन माओ के जो अपने सपूत जो है वो मुल्क पे कुर्बान करने के लिए भेज देती हैं। वो बूढ़े वालिदैन जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे, हमें उनको भी सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात जो है ना जी, एहसास महरूमी तो है लेकिन हवा कैसे दी जाती है। देखिए आपके उस बलोचिस्तान में गवादर है, दुनिया की दूसरी तीसरी कुदरती गहरी तरीन बंदरगाह। मैं खुद वहां जा चुका हूं, आई वेंट देयर ट्वाइस और थ्राइस। लिहाजा मैंने वहां खड़े होकर जो देखा कि वो जो हमने पाकिस्तान अभी नया
नया बना था 1947 में, और 54 और 55 में $10 लाख दे के सल्तनत अम्मान से हमने गवादर खरीदा, लेकिन साजिशें इस कदर ज्यादा होती रही और आज तक भी वो जारी हैं कि वो फंक्शनल ना हो सके। हमें इस तरफ भी निगाह रखनी होगी, हमें अपने दोस्त नुमा दुश्मनों पे भी निगाह रखनी होगी जो हमारी बंदरगाह चलने नहीं देना चाहते। हमें उन दुश्मनों पे भी निगाह रखनी होगी जो ये चाहते ही नहीं है कि संगलाख चट्टानों से, चीन से हमारे जो वो सारा सामान है वो गहरे पानियों तक जाए और पूरी दुनिया में फैल जाए। वो ये चाहते ही नहीं है, लिहाजा उसके लिए वो फिर वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, महरूमी का वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। वहां पे मसाइल हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर है। मैं तो ये चाहूंगा कि इस पे भी ये बात होनी चाहिए कि जो जो जिम्मेदार है उसके नाम भी सामने आने चाहिए, जिम्मेदारों के नाम भी सामने आने चाहिए और अंदरूनी चैलेंजेस के साथ साथ कुछ बैरूनी चैलेंज इन्हें एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।